बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 6 पढ़ रहे हैं, जिसका की नाम है रक्त और हमारा शरीर। बच्चों, यह एक निबंध है और इस निबंध को लिखने वाले हमारे निबंधकार हैं यतीश अग्रवाल जी। बच्चों, ये जो निबंध है, इस निबंध में आपको हमारे शरीर में बहने वाला रक्त, उसके बारे में और उसकी भूमिका के बारे में जानने को मिलेगा। तो बच्चों, यह पाठ मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आपको इस पाठ के परिचय की तरफ लेकर चलती हूं। चलते हैं पाठ के परिचय की तरफ, देखते हैं क्या है इस पाठ में। रक्त और हमारा शरीर निबंध यतीश अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों, ये जो निबंध है, इसके लेखक कौन है? यतीश अग्रवाल जी। निबंधकार ने बहुत ही सरल भाषा में रक्त और उसकी भूमिका के बारे में समझाने का प्रयत्न किया है। बच्चों, रक्त जिसे कि हम खून, रुधिर के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे शरीर में बहता है। जैसे कि बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा, आपका हाथ कहीं से कट जाता है या कहीं आपको चोट लग जाती है, तो आप देखते होंगे कि आपके शरीर से लाल रंग का रक्त निकलता है। बच्चों, वही रक्त हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इस पाठ में यतीश अग्रवाल जी ने हमें रक्त और उसकी भूमिका यानी उसके कार्यों के बारे में बताने का प्रयास किया है और इसके लिए निबंध में इन्होंने संवाद शैली का प्रयोग किया है। संवाद शैली यानी कि बातचीत के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से आपको रक्त और उसके कार्य, उसकी भूमिका के बारे में बताया जाएगा और आप अच्छी तरह से जान जाएंगे कि रुधिर के क्या क्या कार्य होते हैं, रुधिर की कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं, क्या क्या परेशानियां हो सकती है। तो बच्चों, चलते हैं हमारे पाठ की तरफ, देखते हैं यतीश अग्रवाल जी ने हमें क्या समझाया है इस पाठ में। देखिए, दिव्या अनिल की छोटी बहन है। तो बच्चों, हमारे पाठ में दो भाई बहनों के बारे में बताया गया है, जिसका नाम है दिव्या और अनिल। दिव्या लड़की है और अनिल लड़का है, और जो दिव्या है वह अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है, मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। बच्चों, ये जो लक्षण हैं, ये आप भी अपने आसपास कई बच्चों में देखते होंगे। कुछ बच्चे आपको बहुत कमज़ोर लगते होंगे, किसी किसी का शरीर होता भी कमज़ोर है, लेकिन इसके बावजूद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि भूख नहीं लगती, हर समय थकान रहती है, कोई काम करने का मन नहीं होता। तो ऐसे ही अनिल की छोटी बहन दिव्या के साथ हो रहा था। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। हाँ बच्चों, जिन बच्चों के शरीर में हमें ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं, उनके शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जिसके कारण उन्हें हर समय थकान रहती है, काम करने का मन नहीं करता, नींद सी आती है, चिड़चिड़ाहट रहती है। तो ऐसा ही अनिल की बहन दिव्या के साथ हो रहा था। इसलिए जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें रक्त की जांच कराने के लिए कहते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। बच्चों, आप लोग जब कभी बीमार होते होंगे तो आप लोग हॉस्पिटल जाते होंगे, अस्पताल जाते होंगे, वहां भी ऐसा ही होता होगा कि डॉक्टर आपको देखता होगा, देखकर आपको जांच के लिए पर्ची पर कुछ लिखता होगा, फिर आप जांच कराने के लिए अगले कमरे में जाते होंगे, वहां पर जाकर जांच कराते होंगे। ऐसा ही दिव्या और अनिल के साथ होता है। फिर देखिए आगे, डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। बच्चों, क्या आपने कभी रक्त की जांच कराई है? अगर आपने नहीं कराई है तो मैं बताती हूँ, जब आप कभी रक्त की जांच कराने के लिए जाते हैं
तो डॉक्टर आपकी उंगली के एक सिरे पर हल्की सी सुई चुभोती है, आपको दर्द का पता भी नहीं चलता, और फिर उससे रक्त निकालकर एक शीशी में सैंपल के रूप में रख लेती है। फिर उस रक्त को स्लाइड पर रखा जाता है रक्त की जांच के लिए कि रक्त में क्या कम है, क्या ज़्यादा है, जो चीज़ रक्त में होनी चाहिए वह कितनी मात्रा में है, और उसकी रिपोर्ट या तो हमें कुछ घंटों में मिल जाती है या हम अगले दिन लेकर आते हैं। तो ऐसे ही जब दिव्या के रक्त की जांच के लिए सैंपल ले लिया गया, उसके बाद डॉक्टर दीदी ने अनिल से कहा कि अब तुम अस्पताल से कल रिपोर्ट ले जाना। फिर देखिए आगे, अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, यानी कि दरवाजा खटखटाया। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। बच्चों, ये सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का यंत्र होता है जिसके द्वारा हम छोटी छोटी जो वस्तुएं होती हैं उनको बहुत विस्तृत करके देख सकते हैं। जैसे कि रक्त की अगर एक बूंद है तो एक बूंद को अगर हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखेंगे तो हमें उस बूंद में बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी, यानी छोटी चीज़ों को बड़ा करके इसमें दिखाया जाता है। तो जब अनिल अस्पताल गया तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। फिर देखिए, दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली। बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम जब कभी भी जांच करवाते हैं आपने देखा होगा कि डॉक्टर हो या नर्स हो या हमारी जांच करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वह जब ऐसे काम करता है, कोई भी सैंपल लेता है, किसी की जांच करता है, उसके बाद अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह से धोता है और तौलिए से पोंछता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के कोई रोगाणु है जो कि हमारे हाथ पर लग जाते हैं तो हम भी उससे बीमार हो सकते हैं। तो बीमारी से बचने के लिए, उन रोगाणुओं को ख़त्म करने के लिए हम साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोते हैं। अनिल दिव्या को एनीमिया है। बच्चों, यह शब्द क्या आपने कभी सुना है कि ये एनीमिया क्या होता है? बच्चों, इस एनीमिया के बारे में आप आगे जानेंगे। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। बच्चों, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग भी एनीमिया के शिकार हो सकते हैं। अब आपके मन में यह चल रहा होगा कि यह एनीमिया क्या है। बच्चों, जैसे जैसे आप पाठ पढ़ेंगे वैसे वैसे आप एनीमिया के बारे में जानते जाएंगे। फिर आप अपने बारे में सोचना, क्या आपको एनीमिया है, क्या एनीमिया हो सकता है, या आपके आसपास जो भी कोई बालक है, बालिका है, वो एनीमिया रोग से ग्रसित तो नहीं है। देखिए, अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? बच्चों, जैसा कि अनिल के मन में सवाल चल रहे हैं वैसा आपके मन में भी सवाल चल रहा है। अनिल से रहा नहीं गया, उन्होंने अपनी दीदी से पूछ लिया कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है। फिर देखिए, उसने पूछा, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। डॉक्टर दीदी उसे कहती है, अगर आप एनीमिया के बारे में जानना चाहते हो तो आपको पहले रक्त के बारे में जानना होगा। तो बच्चों, अगर आप अनुमान लगा सकते हैं तो अनुमान लगाइए और देखिए कि ये जो एनीमिया है इसका संबंध किससे है? रक्त से है। यह रक्त से संबंधित ही कोई बीमारी है। फिर देखिए, फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है। बच्चों, आप सभी ने देखा होगा कि जो हमारे शरीर से रक्त निकलता है वह लाल रंग का ही होता है। क्या किसी और रंग का आपने रक्त निकलते हुए देखा है चोट लगने पर? नहीं बच्चों, हमारा जो रक्त होता है उसका रंग लाल होता है। फिर देखिए, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। अब आप लोगों के मन
में यह चल रहा होगा कि ये भानुमति का पिटारा क्या है। बच्चों, भानुमति का पिटारा हम उसको कहेंगे जिसमें कि बहुत सारा सामान इधर उधर से लाया गया, कहीं से भी मिला, कहीं से भी इकट्ठा किया, वो मिल जाता है, उसे हम भानुमति का पिटारा कहते हैं। तो यहाँ पर दीदी कह रही है यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। क्यों नहीं, देखते हैं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे कि हम प्लाज्मा कहते हैं, यानी रक्त का जो भाग तरल होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें कि हम बिम्बाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। फिर देखिए, इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। देखिए आगे, स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था। यानी जब अनिल ने स्लाइड देखी तो उसे बहुत अधिक आश्चर्य हुआ कि यह क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें जो रक्त की बूंदें दिखाई दे रही है उस बूंदों में बहुत सारी कुछ चीज़ें छिपी हुई है। अनिल, रक्त की बूंदें, एक बूंद में इतने सारे कण। अनिल क्या बोला कि रक्त की एक बूंद है उसमें इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। बच्चों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण हो सकते हैं? आप भी नहीं कर सकते, ऐसे ही अनिल भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। यह बालूशाही क्या है? यह बालूशाही एक प्रकार की मिठाई है जो कि मीठी होती है, जिसे कि आप खाते हैं, गोल गोल होती है, जिसमें एक छेद भी होता है। फिर देखिए आगे, हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। कितने में होती है? लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हम 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। बच्चों, 1 मिलीमीटर रक्त जो कि बहुत छोटी सी मात्रा होती है, उसे भी हम लेते हैं तो उसमें भी हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। तो बच्चों, हमारा रक्त लाल रंग का क्यों नज़र आता है? क्योंकि ये जो कण हैं जिनकी की संख्या लाखों में है, इनके कारण हमें हमारा रक्त लाल रंग का नज़र आता है। देखिए, ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। बच्चों, ध्यान दीजिए, ये कण क्या करते हैं? ये लाल कण जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम ऑक्सीजन नाक के द्वारा लेते हैं। श्वसन क्रिया जब करते हैं तो हम नाक के द्वारा अपनी जो लेते हैं वो ऑक्सीजन होती है, जो कि हमारी प्राण वायु होती है। तो उस प्राण वायु को शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम हमारे ये लाल रक्त कण करते हैं। और इनका जीवन काल 4 महीने होता है। कितना होता है? 4 महीने। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। आप सोचो कि इन लाल रक्त कणों का जीवन काल 4 महीने का है। अगर ये एक साथ खत्म हो जाएंगे तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? क्या हमारा शरीर काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा बच्चों। ये धीरे धीरे खत्म होते हैं, जैसे कि कुछ कण आज खत्म हो गए, कुछ कण कल हो जाएंगे, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल और कुछ उससे अगले दिन। देखिए आगे, तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी बोली, क्या बोली? देखिए, मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। यानी कि बच्चों, हड्डियों के बीच
बीच का भाग मज्जा है, उस मज्जा में ऐसे बहुत सारे कारखाने हैं जो कि रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। अब प्रश्न ये कि इन रक्त कणों का निर्माण कैसे होता है और इन रक्त कणों के निर्माण के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। देखिए, इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। बच्चों, क्या आपने कारखाने देखे हैं? कारखानों में बहुत सारा सामान तैयार होता है और उन सामान के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है। कच्चा माल होता है तभी तो हमारा सामान बनकर तैयार होता है। ऐसे ही हमारे इन रक्त कणों के निर्माण के लिए हमें बहुत सारे सामान की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारे कौन कौन से सामान की? हमें प्रोटीन चाहिए होता है, लोह तत्व चाहिए होता है और विटामिन रूपी कच्चा माल चाहिए होता है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, दूध, फल, अंडा, गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो यानी दीदी ये पूछ रही हैं कि आप लोग क्या पौष्टिक आहार लेते हो, यानी संतुलित भोजन लेते हो। संतुलित भोजन क्या होता है? जिसमें कि हमारे शरीर के लिए जितने भी पोषक तत्व आवश्यक होते हैं वो सब शामिल होते हैं। वह भोजन हमारा संतुलित भोजन कहलाता है। और जो हरी सब्जी होती है, फल होते हैं, दूध होता है, अंडा, गोश्त, इन सब में प्रोटीन, लोह तत्व और सारे के सारे विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है और लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। बच्चों, एनीमिया हम किसे कहेंगे? लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहेंगे। जब रक्त में लाल कणों की कमी हो जाती है तो हम एनीमिक हो जाते हैं, एनीमिया बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। बच्चों, इसे एक सरलता से समझिए। मान लीजिए कि हमारे पास कपड़े बनाने का कारखाना है, हम कपड़े बनाते हैं। कपड़े बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? कपड़े बनाने के लिए हमें कच्चे माल के रूप में सुई चाहिए होती है, मशीन, धागा, कपड़ा जो कि हम सिले, कैंची और बहुत सारा सामान चाहिए होता है। लेकिन इनमें से अगर हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है, मान लीजिए कि हमारे पास कैंची नहीं है तो हम कपड़ा कैसे काटेंगे? मान लीजिए हमारे पास धागे नहीं है तो हम कपड़ों की सिलाई कैसे करेंगे? बच्चों, अगर कोई भी चीज़ की कमी हो जाती है कारखाने में तो हमारे पास जो कच्चा माल होता है वह भी कोई काम नहीं आता है। यानी सब चीज़ हमें पर्याप्त मात्रा में चाहिए होती है, तब जाके हमारे पहनने के कपड़े तैयार होते हैं। ऐसे ही हमारे जो रक्त है उसमें हमें लाल कण बनाने के लिए बहुत सारा सामान चाहिए होता है, जो कि हमें विटामिन, हमें आयरन, लोह तत्व, विटामिन, प्रोटीन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर इनमें से किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में लाल कणों के निर्माण होना बंद हो जाता है। इससे हमारा शरीर एनीमिक हो जाता है। देखिए आगे, तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। अनिल पूछ रहा है कि अगर हम संतुलित भोजन ले लें तो क्या हम एनीमिया से बच सकते हैं? दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत सारे कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। यानी कि हमारे देश में जो लोग एनीमिया से ग्रसित होते हैं, जिनको एनीमिया की बीमारी होती है, उसके लिए सबसे बड़ा कारण पौष्टिक भोजन का, संतुलित भोजन का नहीं मिलना होता है। बच्चों, हम पौष्टिक भोजन नहीं करते हैं जिससे कि हमारे शरीर को जो आवश्यक तत्व चाहिए होते हैं वह मिल नहीं पाते हैं और हम एनीमिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। बच्चों, ये पेट में कीड़ों का हो जाना भी एनीमिया का एक कारण है। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों के द्वारा हमारे शरीर में
प्रवेश करते हैं दूषित जल यानी कि गंदा पानी, खाद्य पदार्थ, हम कोई संक्रमित या गंदा खाना, बासा खाना खा लेते हैं जिसमें कि फफूंद वगैरह लगी हुई होती है, उसको खाने से भी हमारे पेट में संक्रमण हो जाता है और ये प्रवेश कर जाते हैं। बच्चों, दूषित जल कब होता है? जब हम जल को सही ढंग से छानकर उबालकर नहीं पीते हैं तो वह पानी हमें नुकसान पहुंचाता है। अतः इससे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। बच्चों देखिए, ये सबसे ज़रूरी बात है कि जब कभी भी हम भोजन करें उससे पहले हम हमारे हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धो लें। जैसे कि आपके स्कूल में मध्याह्न में मिड डे मील मिलता है, उस समय आपकी जो अध्यापिका या अध्यापक है वह आपके हाथ साबुन से अच्छी तरह से धुलाती है, बताती है कि आपको किस तरह से साबुन से हाथ धोने हैं, उसके बाद ही आपको खाना खाने दिया जाता है। ऐसा ही बच्चों आप अपने घरों में भी करो, आपको अपने घरों में भी करना है, अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोना है, उसके बाद ही आपको खाना खाना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके हाथ में जो कीटाणु है, रोगाणु है, वो मुंह के रास्ते आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और आप बीमार हो जाएंगे। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। हाँ बच्चों, कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जो कि हमारी त्वचा के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इनसे बचने का सहज उपाय यह है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमें। दीदी, यह तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। आपने, अनिल बोला, वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है। बच्चों, अब अनिल के मन में बहुत अधिक जिज्ञासा है, वह पूछ रहा है कि रक्त में सफ़ेद कण, बिंबाणु, जिन्हें कि हम प्लेटलेट भी कहते हैं, वो भी हमारे शरीर में होते हैं, शरीर में ये क्या करते हैं। बच्चों, मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि हमारे यहाँ विद्यालयों में आपने देखा होगा कि डिवार्मिंग डे मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत आपको एक गोली एल्बेंडाजोल की खिलाई जाती है। उस गोली को आप खा लेते हैं तो आपके शरीर में इस तरह के जो कीड़े होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, पनप नहीं पाते हैं। तो बच्चों, अगर आपके विद्यालय में एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाती है, डिवार्मिंग डे मनाया जाता है, तो आपको उस गोली को ज़रूर से खाना है ताकि आप इन कीड़ों की समस्या से बच सकें। देखते हैं आगे। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो बच्चों, आपको यह समझ में आया होगा कि ये सफ़ेद कण क्या करते हैं। ये सफ़ेद कण हमारी रोगों से रक्षा करते हैं, रोगाणुओं को हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते हैं। देखिए आगे। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। हाँ बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोगों को चोट लग जाती है तो आपके शरीर से तुरंत खून बहना शुरू हो जाता है और फिर कुछ समय के बाद आपका रक्त अपने आप जम जाता है, खून बहना बंद हो जाता है और रक्त जमने लग जाता है। तो रक्त के जमाव की क्रिया का कार्य कौन करते हैं? हमारे बिंबाणु करते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो बच्चों, रक्त जमाव की क्रिया में कौन सहयोग करता है? बिंबाणु सहयोग करते हैं। फिर देखिए आगे। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो
तब तो खून बहता ही चला जाता है। फिर देखिए दीदी क्या कह रही है, हाँ ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक समय में चोट लगने के स्थान पर कसकर एक साफ सफ़ेद कपड़ा बांध देना चाहिए। चोट लगने पर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। बच्चों, अगर हमें चोट लगती है और हमारा रक्त बहुत अधिक बह जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा चोट लगने पर कभी कभी किसी व्यक्ति को खून चढ़ाया भी जाता है। तो हाँ बच्चों, यह खून चढ़ाने की प्रक्रिया होती है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को मुख्यतः 4 भागों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच कराने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। हाँ बच्चों, ऐसा ही होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि जिसको चोट लगी है उस व्यक्ति को हम किसी का भी रक्त चढ़ा दें। अगर जिस व्यक्ति को चोट लगती है उसकी खून की हमें सबसे पहले जांच करनी होती है कि उसके खून का कौन सा प्रकार है, कौन से भाग का खून है। फिर जिस प्रकार का खून होता है उस प्रकार वाले व्यक्ति के खून को ही चढ़ाया जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो रुधिर है वह A कोटि का है तो उसको A कोटि का ही हम रक्त चढ़ा सकते हैं, दूसरी कोटि का नहीं। हम B रक्त वाले का रक्त नहीं चढ़ा सकते। देखिए आगे, लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। फिर अनिल कह रहा है, मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति ए रक्त वाला है, अगर उस समय हमें कोई ए रक्त वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा है, ऐसे में हम क्या करेंगे? तब दीदी क्या बोल रही है, ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। ब्लड बैंक जिसमें कि खून इकट्ठा किया जा सकता हो। फिर देखिए, प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के ब्लड बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। देखिए आगे, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। बच्चों, आपके मन में भी होगा यह सवाल, क्या हम भी रक्तदान कर सकते हैं? देखिए डॉक्टर दीदी क्या कह रही है, नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, रक्तदान कौन कर सकता है? जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो और वह व्यक्ति कैसा हो? स्वस्थ हो। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है, यानी यह विचार बिल्कुल गलत है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। बच्चों, हमारे शरीर में कितना खून होता है? 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी क्या बात होगी, दीदी ने समझाते हुए कहा। देखिए, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पढ़ा, जिसमें आपने रक्त के बारे में जाना, रक्त के क्या क्या भाग होते हैं, क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, इन सब के बारे में जाना, और साथ में यह भी जाना कि रक्तदान करने से संबंधित जो भ्रांतियां हैं वह लोग किस तरह से फैलाते हैं। हमें उन भ्रांतियों में नहीं पड़ना चाहिए। जब कभी भी हमें मौका मिले, किसी को ज़रूरत हो, तो हमें रक्तदान करने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, पाठ के अभ्यास प्रश्न हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।